ठीक है यार, आज देखो सेंटर ऑफ मास, ये टॉपिक माना ही जाता है क्लास 11 12 का सबसे टफ टॉपिक सेंटर ऑफ मास। इसका एंड नहीं है, मैं पहले भी बताया हूँ, सेंटर ऑफ मास का एंड नहीं है, क्योंकि इसको तुम ग्रेविटेशन से लिंक कर सकते हो, तुम रोटेशनल मैकेनिक्स से लिंक कर सकते हो, तुम कोलिजन से लिंक कर सकते हो, वर्क एनर्जी पावर से लिंक अप कर सकते हो। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो 2 दिन से पढ़ रहे हो सेंटर ऑफ मास। पहला दिन पढ़े कुछ, परसों वाले दिन आप करें कि बॉडी में से कुछ पोर्शन को कट कर दिए तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना आगे पीछे हो जाएगा। आज पढ़ रहे हो, पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? सख्त बॉडी, ठीक है, बट फिजिक्स में हाँ है, बोलो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, रिजिड सॉलिड रिजिड होता है ना। तो एक्चुअली में मतलब बात वही है, जैसे आप लोग समझ ही गए, रिजिड बॉडी का मतलब एक सख्त बॉडी है, ठीक है। सख्त बॉडी में अगर शेप का अगर बात करो, जैसे कि कोन है, कोन, ठीक है, या एक रड है, रड, एक रड, बस एक रड कंसीडर करो, सिलेंडर है ये, मार्कर है ना। कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास? 1-2 दिन से कैसे निकालो सेंटर ऑफ मास? m1x1 ओरिजिन से प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, या 4 बॉडी होगा मैक्सिमम, तो 4 बॉडी। अब इसमें कितना बॉडी होगा ऐसे छोटा छोटा? इनफाइनाइट होगा, मानते हो? और फिर जैसा भी आप लोग खुद बताए, रिजिड बॉडी का मतलब आपस में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत कम है। एक तो बॉडी इनफाइनाइट है, तुमसे m1x1 प्लस m2x2 नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक तुम कैसे कर लोगे? अगर कर भी लिए तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो x1 है, x2 है, x3 है, उसका ओरिजिन से दूरी जब देखोगे तो क्योंकि आपस में ही दूरी नहीं है तो वो निग्लिजिबल आएगा। तो वो सॉल्व उस तरह से जैसे अभी तक आपको सिखाया गया है, उस हिसाब से हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी नहीं निकाल पाएंगे। तो जो 2 क्लास में आपको बताया गया सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब सेंटर ऑफ मास, वो आप रिजिड बॉडीज में उस फॉर्मूला, उस टेक्निक, उस मेथड, उस एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से समझना। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा कि रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, पहला चीज। दूसरा, मेंस एडवांस एनडीए हमारा मेन टारगेट है लाइफ में, तो हमें डिराइव करने तो वैसे में भी नहीं आएगा कि भाई ले डिराइव कर इसका सेंटर ऑफ मास इतना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-4 का प्रूफिंग तो मैं बताऊंगा कैसे होता नहीं होता है, बट हमें सेंटर ऑफ मास मोटा मोटी जितना भी रिजिड बॉडी किताब में दिया हुआ है उन सबका सेंटर ऑफ मास हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रट के रखना पड़ेगा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता है। और आप बोलोगे दिक्कत है क्या, तो ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर का सेंटर ऑफ मास सेंटर ही पर आता है ना। जैसे ट्राइंगल है भैया, सिंपल अगर ऐसे ट्राइंगल है लैमिना के फॉर्म में, तो जहां उसका सेंटरॉइड होगा वहीं पर आ जाएगा, है ना। स्फेयर है तो बीचों बीच में आ जाएगा, स्क्वायर है तो बीचों बीच में आ जाएगा, रेक्टेंगल है तो जहां पर डायगोनल कट करेगा वहां पर आ जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ ही कुछ में दिक्कत होगा। बट बोलने का मतलब यह है कि क्लास में तो हम लोग डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, बट आपको एक्चुअली में सीधा सेंटर ऑफ मास आज मैं जितना बॉडीज का बताऊंगा उसका फॉर्मूला ही याद करके रखना पड़ेगा। तो आज पहले मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, फिर आपका काम होगा कि जो मेजर रिजिड बॉडीज है उसका सेंटर ऑफ मास तुम सीधा रट के रख लोगे। 2 चीज हो गया। तीसरा, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी जेईई मेंस नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एक बनावटी सेंटर ऑफ मास देता है, सीधा नहीं स्फीयर रेक्टेंगल ऐसा नहीं, कुछ एक बनावटी कुछ देगा कि इसका मास ऐसे है वैसे है, उसका सेंटर ऑफ मास। तो वैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप करेंगे। प्लस ये पूरा चैप्टर ही मैं बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास खुद का एक चैप्टर नहीं है, इसका काम आपको किसी भी चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ सकता है, तो इसको रिलेट करना भी हमें आना चाहिए। बट मुख्य तौर पर बात करेंगे तो आज देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज कैसे निकालेंगे। अलग से पढ़ने का क्यों जरूरत हो गया, क्योंकि रिजिड बॉडीज में इनफाइनाइट मास है पहला, और दूसरा आपस में स्पेस इतना कम है कि तुम x1 x2 x3 नहीं बता पाओगे कितना, तो उसको निकालने का कुछ अलग ही तरीका, टेक्निक, एल्गोरिथम, मेथड, फॉर्मूला होगा, वो करेंगे और 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बाकी का सेंटर ऑफ मास हम लोग रट लेंगे कि यहीं पर होता है, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। रही बात स्कूल एग्जाम की, तो इस बार कोविड लेकर के तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब आगे पीछे हो गया है। नहीं तो स्कूल एग्जाम में एक आध ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास डिराइव करने स्कूल एग्जाम में आता था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास खुद का भी एक चैप्टर कंसीडर किया जाता है फिजिक्स के फील्ड में। तो स्कूल में हाफ ईयरली में फाइनल में एक क्वेश्चन जो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन हो, कनेक्टेड नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का जो क्वेश्चन उसमें आता था, कोई एक फलाना डायग्राम का सेंटर ऑफ मास डिराइव करने स्कूल एग्जाम में भी आता है, आता था नहीं आता है,
क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसको रेडी करेंगे। कोई डाउट इसमें? तो हम लोगों को एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पढ़े वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। पहली बार पता चला कि फोर्स वेरी है तो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलेगा। उसमें एक टेक्निक, एक मेथड, एक एल्गोरिथम, एक फॉर्मूला आप लोग सीख गए। एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग को याद भी हो गया होगा। उसी तरह से रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का आज मैं एक टेक्निक, फॉर्मूला, मेथड, एल्गोरिथम बताऊंगा। आज भर शायद दिक्कत हो, बट 1.5 साल जो आपका करियर का बचा होगा उसमें दिक्कत मत रखना, है ना। आज भर दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो रिजिड बॉडी का जब सेंटर ऑफ मास निकालने की बात होगी तो उसमें हम लोग 3 डायमेंशन में ही होगा। कैसा भी रिजिड बॉडी हो आखिर तो 3 डायमेंशन में होगा। तो उसका 3 डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। जैसे x सेंटर ऑफ मास का जब निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा, दिस इज m1 x1 होता था ना, इसमें हम लोग करेंगे x dm बाई नीचे क्या होता था m1 plus m2 plus m3, दिस इज dm। इस तरह से अब x क्या होगा, m1 x1 m2 x2 में x क्या होता था, कहां से, ओरिजिन से। तो हर एक बॉडी का, अब तुम्हारे पास हर एक बॉडी का उपाय है नहीं, तो फॉर एन एलिमेंटल पोर्शन, एकदम छोटा पोर्शन के लिए, फॉर एन एलिमेंटल पोर्शन dm, एक छोटा सा पोर्शन हम लोग मानेंगे dm, इतना सा, उसका सेंटर ऑफ मास, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या ले लेंगे, उसी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हम लोग ले लेंगे x। तो तुम x1 लेते हो, x2 लेते हो, x3 लेते हो, m1 का, m2 का, m3 का, वैसा नहीं करना है। बिल्कुल एक स्मॉल पोर्शन dm, मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से जो दूरी है वो जो तुम x1 लेते थे, x लिख करके छोड़ना है, x dm का इंटीग्रेशन करना है, डिवाइडेड बाय नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब जितना स्मॉल जो तुम माने हो पोर्शन मास का, उसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, x ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। सिमिलरली y का सेंटर ऑफ मास y dm बाय इंटीग्रेशन dm से आएगा, और z सेंटर ऑफ मास जो है वो z dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm से आएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। एक दो एग्जांपल से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, पहले लिख लो। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका, एक यूनिफॉर्म रड है, एक यूनिफॉर्म रड है, इसका मास कितना है और लेंथ कितना है, ये यूनिफॉर्म रड है, ठीक है। पहले मैं करता हूँ, देखो क्या रूल, अभी क्या बताया गया था, रूल आप लोग समझोगे, कुछ जो समझ में आया वही बताओ, फिर करते हैं। कोई एक एलिमेंटल पोर्शन, तो एलिमेंटल पोर्शन अपने पसंद का नहीं, जैसे रड है तो उसमें सबसे छोटा भी करोगे तो रड जैसा ही होना चाहिए, ये चीज का आइडिया रखना। एकदम छोटा सा पोर्शन लेंगे। अब बोर्ड पर तो छोटा बनाना पॉसिबल नहीं, समझाने के लिए ऐसे बड़ा बनाया जाता है, बट एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होगा, ये काफी छोटा सा होना है, ठीक है। dx या dlx, dx मान लेते हैं, ठीक है। पूरे का मास कितना था, तो इसका भी मास कुछ होगा, कितना होगा, dm, और x क्या था अभी थोड़ी देर पहले आप लोग लिखे थे, बोलो हाँ, वो जो छोटा वाला पोर्शन जो तुम कट किए हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जहां तुमको निकालना है, ये हो गया x, ठीक है, ओके। x सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये मास था m, ये कितने यूनिट लेंथ पर फैला हुआ था, 1 यूनिट, या ऐसे L पर m, ऐसे करो, L पर कितना मास फैला हुआ था, 1 यूनिट पे। सबको आना चाहिए, नहीं नहीं समझ में तो कोचिंग करके फायदा ही नहीं हुआ। 1 यूनिट पर नहीं, मेरा dx यूनिट है छोटा सा, dx यूनिट पर m बाई l इंटू l पर इतना मास था, 1 पर इतना मास था, तो ये dl का मास हुआ, और dl का ही मास का क्या नाम माने वो, तो अरे समझ मारे कि मैं ही बोल रहा हूँ,
तो अब एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला लिखवाएगा? इंटीग्रेशन तो x के जगह पर तो x, ये dx का वैल्यू नहीं है, dx का मौजूद मास का वैल्यू है, dm का वैल्यू है, कंफ्यूजन मत कर जाना। x की जगह x और dm का वैल्यू m by l dx और नीचे dm, ऐसे dm 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 का टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, किसके बराबर आएगा? इसमें dm का इंटीग्रेशन m ये डायरेक्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, कौन कौन बाहर निकल रहा है? m बाहर, l बाहर, x dx का इंटीग्रेशन, नीचे वाला एक m बचा हुआ, इससे ये कट जाएगा, है ना। अब समय आ गया, फिजिक्स में इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो डेफिनेट ही लगाना पड़ेगा, इनडेफिनिट का वैल्यू नहीं है। तो बताओ ये dx जो तुम माने हो, सबसे छोटा dx कहाँ से शुरू होता है? मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है? इसका लिमिट होगा 0 से l, m तो कट गया। x का पावर 1 का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन से भाग नहीं सकते हो तो उससे अच्छा आगे पढ़ लो। अब बताओ कितना होगा? 1 बाई 12 अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज l स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर बाई कितना है? l, इसका सेंटर ऑफ मास ये अगर l है तो बीचों बीच पे कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ कहीं है ना, यहाँ पर कहीं पर इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये तो एक ऐसा आंसर था l/2 जो कि तुम बिना फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते थे, बट ऐसा ही क्वेश्चन से नया चीज सीखते हैं हम लोग। जैसे इसका आंसर तो तुमको मालूम था l/2 होगा, तो उसको हम लोग इस पैटर्न से भी ले आए। टफ वाले का जिसका तुम्हें आंसर नहीं मालूम होगा वो भी हम लोग इस मेथड से लेकर के आ जाएंगे, कहां पर गिरेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, करो इसको। देखो डिमांड चल ही रहा था बच्चों का कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो जाए तो अब क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इसका लेंथ कितना चल रहा है? l, किस एक्सिस पर रखा हुआ है? x एक्सिस पर, विथ वन एंड एट द ओरिजिन। ये सब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट अंतर ये कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो बता रहा है किस तरह से, ऐसा लीनियर मास डेंसिटी, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का वैल्यू दिया हुआ लैम्डा और इसका वैल्यू दिया हुआ a प्लस बी एक्स। यहीं पर साफ पता चल रहा है ये मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ x पे डिपेंड कर रहा है, और x पे डिपेंड करने का मतलब है इसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें इसका क्या निकालना है? अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ही निकालना है। तो ये रिजिड बॉडी तो है, रिजिड बॉडी तो है, बट इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा हम लोग समझ के निकालेंगे। पहले फॉर्मूला तो वही होगा, रिजिड बॉडी का जो होता है इंटीग्रेशन x dm बाय इंटीग्रेशन dm। बट जो पिछले क्वेश्चन में आप dm का इंटीग्रेशन सीधा m लिख दिए थे क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहां नहीं लिख पाओगे, इस बार थोड़ा टेक्निक से लिखना पड़ेगा। टेक्निक शुरुआत में वही है, पहले क्वेश्चन मानोगे dx और इसका मास कुछ होगा dm, ठीक है। और अब जो काम कर रहे थे उसके तरफ चलते हैं। तो एक यूनिट मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ? हर एक यूनिट का मास कितना है? a प्लस बी एक्स। एक यूनिट का मास कितना है? क्वेश्चन में लिख रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट, हर एक मीटर का मास है a प्लस बी एक्स। तो मेरे को केवल इसका चाहिए dx का मास। तो dx पर कितना मास बैठेगा? हाँ, a प्लस बी एक्स इंटू dx। एक पर इतना लैम्डा जिसका नाम है क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबको समझ आ रहा है? फिर से बताऊं, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट पर मास है a प्लस बी एक्स, तो dx पर जो मास होगा वो होगा a प्लस बी एक्स इंटू dx। अरे समझ। और ये जो dx वाला मास है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? dx वाले मास को ही हम लोग कह रहे हैं dm। ठीक है, अब शुरू हो जाएंगे। दिस इज x of center of mass is equal to integration x dm। x तो x रह गया और dx वाला मास ये हो जा रहा है, ये कितना हो गया? a प्लस बी एक्स dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm भी सीधा नहीं हो पाएगा, इधर भी थोड़ा सा a प्लस बी एक्स इंटू
dx करना पड़ेगा। आ रहा है समझ? अब थोड़ा किया जाए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? पहले इंटीग्रेशन ऊपर a बाहर आएगा, a बाहर x dx का इंटीग्रेशन, b बाहर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। लिमिट वाला लगाओ, कहाँ से कहाँ? तो 0 से l, 0 l इधर भी 0, l इधर 0, l नीचे भी होगा। नीचे क्या है? और ये मार दे, a बाहर इंटीग्रेशन dx, नहीं मार्केट में, b बाहर x dx का इंटीग्रेशन 0 से l। ठीक है, खत्म किया जाए। मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ? और मजा आ रहा है? झूठ बोल रहे हो? a बाहर x का पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट वाला लगाएंगे l से 0, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x क्यूब बाय 3 l से 0। नीचे वाला सिर्फ dx का इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन इज x l से 0, फिर bx स्क्वायर बाय 2, ये 3 है, कहाँ से कहाँ? l से 0। x ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ कितना हुआ? al स्क्वायर बाय 2 प्लस bl क्यूब बाय 3 बाय al प्लस bl स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर है, ऊपर में l कॉमन आ रहा है क्या? ऊपर l कॉमन, अंदर क्या बचा? कितना? al बाई प्लस नीचे भी l कॉमन, फिर a प्लस ना l कट जाएगा, LCM भी हो सकता है कुछ। बताओ कितना हुआ? थ्री AL 2BL का स्क्वायर बाई 6, फिर 2A, ये भी कट जाएगा 3 बार। इसका आंसर है 1/3, मतलब फिर ऊपर वाले में देखो L कॉमन आ रहा है, L है ना कॉमन, और बाई 3 बच रहा है, तो अब अंदर बताओ कितना कितना बचा? 3A बाई इसका आंसर है L/3, 3A प्लस 2BL, 2A प्लस BL, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको लिख लो, और इसमें कुछ बोलोगे कि पॉइंट कर दीजिए कहाँ पर होगा, तो ये बताना मुश्किल है कहाँ पर होगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू तो मालूम है नहीं। ए बी मालूम होता तो जरूर मैं पॉइंट करके बताता कि मोटा मोटी कहाँ पर आ रहा है। हाँ ऑब्वियस है ना। तो इसमें मतलब पॉइंट करके डायग्राम में मैं नहीं समझा सकता कि इसका सेंटर मास कहाँ पर आएगा, बट मैथमेटिकली L/3 3A प्लस 2BL बाई 2A प्लस BL पर इसका सेंटर मास आएगा, है ना। करो, कोन का करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कोन ऑफ हाइट h, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ है? कोन है, तुम क्या कर लो, कुछ पट गया क्या? कौन है? कौन कौन है ना, ये कौन है? कौन है नहीं, कौन है? बोलो। इसका हाइट कितना दे रहा है? इसका हाइट दे रहा है h। तो एक सीधा सीधी हिंट है, हाइट h देने का मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास हाइट डिपेंडेंट होगा, मतलब आंसर h के फॉर्म में आएगा, h/2, h/3, 2h/4, 3h/4, है ना। कौन है 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में? नहीं पढ़े हैं? रेडियस कुछ मान लेते हैं r, माने जरूर है, बट क्योंकि गिवन है हाइट h, तो एक सीधा सीधी हिंट है कि इसका आंसर r के फॉर्म में आएगा नहीं। इस पूरे का सेंटर ऑफ मास h के फॉर्म में कहीं पर आएगा, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो ये डायग्राम है, इसका बनाना है, ठीक है।
पहला बात बताओ कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मास इसके? जैसे रड में लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास कहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? एक कोन है, कोन टोपी का शेप का, या कोन तो शेप तो जानते ही हो, तो उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो कहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? सब चीज बोलो, सोच के बोलो जरा। कौन कैसा फिगर है? 3 डायमेंशन का मास वगैरह किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बताओ बताओ, जब तक ये बताओगे नहीं बनाऊंगा कैसे? जैसे रड था तो उसका मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ था, लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, तो ये वर्ड बोलने में बहुत देर लग रहा है। एरिया का क्वेश्चन था कल परसों, कट कुट करने वाला, सर्कुलर डिस्क लिखा हुआ था, तो तुम मास माने थे कि उसके एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कल ही परसों देखे थे वॉल्यूम को मानने पर उस पर गलत आंसर आ रहा था। सर्कुलर डिस्क है तो एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल फिगर है, तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का बात हो रहा है वो उसके मास जो है उसके वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये कोई तुमको बताने नहीं आएगा, ये तुमको खुद ही सोचना होगा। पहला चीज तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है बट उसके वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला नंबर तो ये बात होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या बताया गया था करने के लिए? बताओ, अभी बताया गया ये रिजिड बॉडी है, मानते हो ना? इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है अभी आपको सिखाया गया है। एक एलिमेंटल पोर्शन मानेंगे, तो कैसा एलिमेंटल पोर्शन मानेंगे? छोटा तो ठीक है, बट क्या? सर्कल नहीं, और वर्ड बढ़िया चलो, सर्कल वर्ड होता, थोड़ा सोचो ना, इसमें से ये पोर्शन चल रहा है ना, तो ये पोर्शन इधर भी हो सकता था, ये पोर्शन इधर भी हो सकता था, ये हाँ ये इधर भी हो सकता था, ये इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, ये 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 इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कटेगा, तो एलिमेंटल पोर्शन लोगे वो ऐसा कटेगा, बुझा रहे समझ? अब काटे हो, कट किए हो, तो ये आउट एंड आउट सर्कल नहीं हो पाएगा। कट किए हो, वॉल्यूम को कट किए हो, सर्कल नहीं होगा। वैसे में भी तुम लिखे हो, अभी तुम खुद लिखे बताए हो कि मास इसके वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे छोटा भी काटोगे वो एक वॉल्यूम जैसा फिगर होना चाहिए। सर्कल तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं, सर्कल तो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जो सबसे छोटा भी काटोगे, ऐसे जब काटोगे तो ये इसका थिकनेस होगा कुछ ना कुछ, समझ आ रहा है? कुछ होगा, dx मान लेते हैं, ये इसका थिकनेस है, और कट तो करवे किए हो तो यहाँ पर इसका रेडियस है r, ठीक है, और ये कुछ लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा y। अभी किया हो ना, अभी तो तुमको बताया गया है क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास लेना है। पोर्शन काटे उसका मास dm होगा, और जो काटे हो उसका जहां से ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो उसका लेंथ कुछ लोगे x y, तो मैं लिया y, ऊपर से लेना है। समझ में आया? बाउंस कर रहा है। कोन के अंदर डिस्क होती है। हाँ, डिस्क है नहीं, मेरे बोले तो होगा नहीं, पर तुम खुद सोचो कोन को इस तरह से जैसे ही कट करोगे, 10th में कट वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा था प्रश्न में, जैसे उसको कट भी करोगे तो 2 डायमेंशनली नहीं, वो जैसे कट कोई चीज से काटोगे तो उसमें तो थिकनेस खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, कोन के अंदर तुम सर्कल बनाए नहीं सकते, सिंपल बात, ये सब बात छोड़ के बात करो। कोन को काटोगे तो तुमसे सर्कल नहीं बनेगा, कोन इज 3 डायमेंशनल फिगर। कोन को कितना भी छोटा काटोगे वो सर्कल कभी बन नहीं सकता, वो 3 डायमेंशनल फिगर ही बनेगा। सिक्का का जैसा शेप होता है उस तरह से, मतलब उसका एरिया तो होगा ही, साथ में थिकनेस भी होगा। 3D में से काटे और 2D कैसे निकाल लोगे? 3D से तुम काट करके 2 डायमेंशनल फिगर नहीं निकाल सकते। सिलेंडर बोल सकते हैं, और सॉर्ट ऑफ सिलेंडर बोल सकते हैं, बट सिलेंडर में बस चाप वही हो जाएगा कि सिलेंडर बोल सकते हो, यू कैन से, बट सिलेंडर में जैसे पाई r स्क्वायर, तो r हर वक्त सेम रहता है। कोन में से काटे हो तो कोन में तो ऐसे r बड़ा होते हो जा रहा है, बट सॉर्ट ऑफ सिलेंडर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो, तुम्हारे ही सिलेबस का है, मेरे सिलेबस का नहीं है। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का उसका पेपर नहीं, 11th क्लास का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। ये PhD ऑफ नासा का पेपर नहीं है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी 11th क्लास का फिजिक्स का ही टॉपिक है, उन्हीं को करना है। रूल ट्यूशन टीचर बता सकता है, करना तुमको खुद पड़ेगा। तो बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करें, मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी आप ही लोग बताए, इसका मास जो है इसके वॉल्यूम पर। वॉल्यूम है भैया 1/3, 10th में पढ़े थे, पाई r स्क्वायर h। इस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो m, तो 1 यूनिट पर m/1/3
बाई आर स्क्वायर एच। ये 1 यूनिट का मास है, ये इसका मास है, ये 1 यूनिट का मास है। तुम्हारे पास 1 यूनिट थोड़ी है, जिसको तुम कट किए हो उसका वॉल्यूम कितना होगा। आप जैसे बताइए कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिलेंडर, और जो 9th में आपको सिखाया गया ऐसा सरफेस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ऐसे सरफेस का वॉल्यूम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू इट्स थिकनेस, यही वॉल्यूम होगा। जो पोर्शन तुम कट किए हो उसका वॉल्यूम, लेंथ नहीं। पिछला दोनों क्वेश्चन में लेंथ था जिस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसमें जो तुम काटे हो वो छोटा सा वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू डीएक्स होगा। समझ आ रही बात। इस पर मौजूद मास अभी तुम लोग बताने वाले हो, dx नहीं, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये तो dy ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये थिकनेस y है, इसको तुम y माने हो, फिर x y में कंफ्यूजन ना हो तो dy ले लो। आ रहा समझ। तो इस पे मौजूद जो मास होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट पर इतना मास है, तो इस पे कितना होगा बोलो, m/1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dy। इसमें ये पाई पाई कट रहा है, 3 ऊपर जा सकता है, कितना होगा। अच्छा ये जो मास होगा वही क्या हो जाएगा, dm। तो अब हमारे पास dm हाथ में, चलो थोड़ा काट कूट करके बताओ दिखा रहे। 3 ऊपर आ जाएगा, 3m बोलते भी रहो, h बच रहा है, ये h, और r/r बच रहा है, ऐसे r/r का स्क्वायर बच रहा है इंटू dy, ये dm का वैल्यू हुआ। इसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला भी लिखे थे सेंटर ऑफ मास का, उस फॉर्मूला की तरफ अभी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा सर, तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी फॉर्मूला लिखे थे, बताओ क्या था, इंटीग्रेशन y dm बाय इंटीग्रेशन। अब इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले खुद बताए हैं, मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो dm का माथा पच्ची नहीं करना है। dm का मास जो है, मतलब ऐसे छोटा छोटा जितना भी काटे हो सब काट करके निकालोगे तो पूरा जो इसका मास था वही आ जाएगा, ठीक है। जो तुम यहाँ माने हो कि इस पर m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका तो कुछ करते हैं, मतलब इसका तो हो ही गया, m हो गया 1/m इंटीग्रेशन y, और ये dm है, करो 3m/h r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू dy। अरे समझ, कहाँ लिखूंगा तो आ जाएगा, इधर लिखने पर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा नीचे करो। कितना सारा टॉपिक पढ़ा दिया। अब जो लोग अच्छे बच्चे लोग, आप लोगों में से कुछ लोग सो रहे हैं क्लास में, बाकी लोग जान लो ट्यूशन टीचर का काम है, तुम्हारा सिलेबस है, प्रूफिंग के साथ पढ़ रहे हैं। यही मेन से नीट पाएगा तो प्रूफिंग थोड़ी शुरू कर दोगे, जो भी इसका आंसर आएगा सीधा वो कर देना, अब खत्म, ठीक है। खैर कितना होगा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर निकालो, इसमें जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालो, जरा जो गेम में से बाहर है उसको जरा बाहर करो। r/r, अच्छा ठीक है, हाँ क्या mm कट जाएगा, बाहर आएगा तो एक केवल 3 ही बाहर आ रहा लग रहा है, h भी बाहर आ रहा है, h तो पूरा है ना, 3/h बाहर आ रहा है, बचा क्या क्या, 3/h बाहर आ रहा है, बताओ। थ्री बाई एच और r/r, एक y dy, एक y का, अच्छा y dy है, हाँ 3/h, और क्या क्या बोल रहे थे, एक ये r/r का स्क्वायर, और m तो कट ही गया, 3 भी गया, y dy आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल वगैरह वो सब पढ़े थे, उसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं जरा सा, है ना। क्लास 10 में सिमिलर ट्राइंगल पढ़े थे, उसका यूज करेंगे। 10th क्लास में पढ़े थे ये दोनों ट्राइंगल, 10th में लास्ट सेक्शन था आपका, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, इसका नेमिंग OABCD, ट्राइंगल OCD जो है वो सिमिलर होगा, ट्राइंगल OAB क्लास में था ना, एंगल 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 से, और ट्राइंगल अगर सिमिलर होता था तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता, तो y/h स्मॉल r कैपिटल R, है ना। तो काम बनेगा यहाँ पर 3/h इंटीग्रेशन r/r की जगह पर का स्क्वायर भी है, y स्क्वायर h स्क्वायर, फिर एक y और एक dy, इधर लिख दूँ आ जाएगा,
बस तो खत्म है। अब बताओ कितना हुआ। अब ये h क्यूब ये भी बाहर आ सकता है 3/h क्यूब। अब सिंपल इंटीग्रेशन बच गया किसका, y क्यूब का, जो कि कर ही लेंगे। लिमिट अब देख लेते हैं, y तुम कहां से मारे थे, ऊपर से, तो सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा h होता है। ये इंटीग्रेशन 0 से h बढ़ाएगी। चलो अब बोलो 3/h क्यूब, y क्यूब का इंटीग्रेशन इज y की पावर 4/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट h 0 कितना हो गया 3/4h क्यूब और h की पावर 4 कितना, ये कट गया, so this is 3h/4। तुम h कहां से लिए, मतलब तुम्हारा y कहां से था, ऊपर से, तो ऊपर से हो रहा है 3h/4, ऊपर से 3h/4 हो रहा है। और अभी जैसा कि आपके फ्रेंड बता रहे, कॉमन सेंस क्या कहता है, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास बीचों बीच में तो कभी आ ही नहीं सकता था। क्यों, ऊपर कम है ऑब्वियसली, पतला है, नीचे वाला मोटा है, ऑब्वियस है कि नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास आएगा, जो कि पता चल रहा है कहां पर आ रहा है। अगर ये h है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे से h/4 पर है और ऊपर से 3h/4 75%। यहाँ पर एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास आएगा अगर एक कोण है जिसपे कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो h/4 h कुछ लिख दीजिए तो h/4। बोलो समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये तो प्रूफिंग है, प्रूफिंग अपने जगह पर है। इससे हम लोग सीख रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो कि एक रिजिड बॉडी का हो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। वैसे ये खुद जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2015। कुछ लोग बोलेंगे जो लोग को उतना आइडिया नहीं है पढ़ाई का कि इतना टफ क्वेश्चन भी आएगा क्या, तो मेरा आंसर ये टफ कैसे हुआ, जैसे ये तो हम लोग याद करके जाएंगे कि h/4 पर होता है तो 1 सेकंड में आंसर लिख के आ जाएंगे। प्रूफिंग तो ट्यूशन में पढ़ना है, जेईई मेंस में ट्यूशन थोड़ी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये मेंस 2015 में पूछा हुआ है। बाकी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम लोग इस तरह से निकालते हैं। प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में किसी एक आध का आ सकता है, इसलिए कुछ लिख करके रखो। देखो एक HW रहेगा बच्चों तुम लोगों का, ये तो मैं डिराइव सिखाया, डिराइव तुम्हारे एक्चुअली में काम का नहीं है क्योंकि इन सब का डिराइव थोड़ा सा टफ है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस एडवांस नीट का एग्जाम हम लोग डिराइव करने के लिए तो वैसे में भी नहीं जा रहे। तो आपका एक होमवर्क रहेगा परसों के लिए, आप लोग कुछ मेजर शेप्स का सेंटर ऑफ मास एक टेबल चार्ट बना करके कॉपी में लिख के लाएंगे, प्रूफ करके लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 तो देख ही लिए, एक रड हो गया, एक कोन हो गया, है ना। एक स्फेयर का देखना, हॉलो स्फेयर का देखना, सिलेंडर का देखना, ट्रायंगुलर लेमिना का देखना, यूनिफॉर्म रिंग का देखना, डिस्क का देखना, इन सब का आप लोगों को चेक करके आना पड़ेगा कि कहां पर होगा। और जब आप लोग निकालेंगे किताब अपना HC वर्मा का, चाहे NCERT का, चाहे जो भी आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन का किताब है, तब आपको एक बात मालूम चलेगा कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके बॉडी के सरफेस पर ही आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी आ सकता है। सेंटर ऑफ मास कैन लाई मैथमेटिकली आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑल्सो। तो ये टॉपिक आप लोग को प्रूफिंग करके आने का जरूरत नहीं होगा, एक टेबल बनाना, सब लोग का होमवर्क रहेगा, मैं चेक करूंगा, टेबल बनाना जिसमें कि जितना शेप आप जानना चाहे तुम इंटरनेट से लिख करके लाओ, बुक से लिखो, HCB में तो दिया ही हुआ टेबल बना करके ही, अलग अलग बुक्स में भी मिल जाएगा सारे मटेरियल, खास तरह के शेप वाले का सेंटर ऑफ मास सिर्फ लिख करके लाना। प्रूफिंग मैं कुछ बता दिया हूं, बाकी प्रूफिंग का तुमको काम नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।